Hello friends, I hope you all are studying well and you are very welcome to my TGT PYQ series। तो आज फिर से पिछले प्रश्न पत्र का एक और प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हूँ और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चर्चा का विषय ये ही है कि कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें होती हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो इसका आंसर हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि आप लोगों की नॉलेज में कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड होंगी। ठीक है, आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ चुके हो, उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपका रिवीजन अच्छा होगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर 7 है। ठीक है, तो कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य ताले जो हैं वो 7 हैं। मुख्य ताले तो 7 हैं, लेकिन अगर कुल ताले हम बोलें तो कुल जो ताल है वो 35 है, 35 है। तो वो कैसे हुई, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्वरों में अभी पढ़ा कुछ दिन पहले कि जो कुल स्वर जो होते हैं और जो मुख्य स्वर होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। कुल स्वर जो होता है यानी कि टोटल कितना हुआ। ठीक है, मुख्य यानी कि जो मेन है, जो बेस बना हुआ है। जैसे कि मुख्य स्वर जो है वो 7 है, जो कि एक बेस बना रहे हैं, और जो कुल स्वर क्या है, उस बेस के ऊपर बने हैं। ठीक, वैसे ही जो सप्त सुलादी ताले हैं, इन्हीं के आधार पर जो है 35 तालें रची गई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि षडंग के बारे में। षडंग क्या है, तो षडंग जो है ताल के 10 प्राण का हिस्सा है। ठीक है, ताल के 10 प्राण जिसका सबसे पहले जिक्र कहाँ हुआ था, तो ताल के 10 प्राण का सबसे पहला जो जिक्र था वो संगीत मकरंद में हुआ था। नारद द्वारा लिखी गई बुक थी, और कंफ्यूज ना होना कि नारद जो है संगीत मकरंद भी इन्होंने लिखा है, नारदीय शिक्षा भी इन्होंने लिखी है, पंचम सार संहिता भी इन्होंने लिखी है, और भी बहुत कुछ जो है अभी हमारे सामने आता जाएगा कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। लेकिन नाम एक है, लेकिन शख्स एक नहीं है। बेसिकली डिफरेंट टाइम के नारद हैं। संगीत मकरंद में सबसे पहली बार जो है ताल के 10 प्राण का जिक्र हुआ था, जिसका एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो षडंग भी है। तो षडंग क्या है, षडंग को जो है अब आज हम याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नामों के बारे में बता देती हूँ। नाम है अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुप्त और काकपद। ठीक है, नाम क्या है, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुप्त और काकपद। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर सोल्यूशन नहीं है, ये एक पेपर एनालिसिस है कि पेपर में और क्या क्या आ सकता है और क्या कुछ आने की संभावनाएं है। तो उसी के आधार पर मैं आपको ये सब जो है कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम आते हैं इसके मूल पर। तो जैसे कि अणुद्रुत का जो मूल है वो 1 है, द्रुत का 2, लघु का 4, गुरु का 8 और प्लुप्त का 12 और काकपद का 16। तो जैसे कि इसका जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुप्त और काकपद, मैंने लेकिन इसको ऐसे याद नहीं किया था। मैंने इसको याद करने के लिए द्रुत को सबसे ऊपर रखा। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन साफ साफ है, द्रुत 2। ठीक है, द्रुत मैंने आपको मूल लिखा रखा है, अभी मूल की तरफ देखते जाओ और बताते जाओ कि अंडरस्टैंडिंग से जो है ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, द्रुत का मैंने समझा है 2, और उसके बाद मैंने उठाया अणुद्रुत को, यानी कि द्रुत से छोटा। ठीक है, अणुद्रुत यानी कि आधा, एक तरीके का द्रुत का आधा। तो द्रुत का आधा क्या होगा, 1 होगा, द्रुत क्या होगा, 2 होगा। वहीं लघु अगर आ जाएंगे तो द्रुत से बड़ा है, तो द्रुत अगर 2 है तो लघु मतलब 4। ठीक है, लघु 4 है। ठीक है, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, क्या करना है, 1 को पकड़ लो, उसके बाद डबल करते चलो। कैसे, 1, बस अणुद्रुत को आपने 1 याद कर लिया, 1 से उसको डबल बना दो, डबल से फिर आप उसको डबल कर दो तो 4 बन जाएगा, 4 का डबल कर दो तो 8 बन जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, इतना इजीएस्ट है। उसके बाद 22 श्रुतियों में से हमने 12 को सेलेक्ट किया, तो वो बाकी के जो 10 का क्या हुआ, तो वो 10 का क्या हुआ, वो 10 जो है वो क्या डिसअपेयर हो गई। मतलब
लुप्त हो गई, गायब हो गई। तो जो लुप्त हो गए तो उसका अगर थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर निकालो तो वो क्या है, वो प्लुप्त है। मतलब लेकिन सिर्फ याद करने के लिए कि वो 12 वही स्वर है जो हमने 22 श्रुतियों में से चुने हैं, क्योंकि जो बाकी के 10 थे वो लुप्त हो गए। तो प्लुप्त मतलब हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास 12 स्वर हमारे बच गए। ठीक है, उसके बाद रहा काकपद। सो काकपद के लिए याद करने के लिए मैंने इसको काकू से समझा था। तो काकू आप अपने काका वाका को मत लेकर आना, वो काकू वो वाला काकू नहीं है। काकू बेसिकली एक तरीके का वेरिएंस है। नाट्य शास्त्र में बहुत अमेजिंगली इसको डिस्क्राइब किया गया है, साथ के साथ संगीत रत्नाकर में भी इसको बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसके लिए जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अभी सिर्फ समझने के लिए काकपद को याद करने के लिए मैंने क्या किया था, तो बिल्कुल मैंने काकू समझ लिया था, क्योंकि अब सीक्वेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, छोटे से हम बड़े की तरफ को आ रहे हैं, तो 6 से काम बनेगा नहीं, क्योंकि काकू जो है 6 प्रकार के होते हैं। इसलिए मैंने इसके आगे जो है हमने इसको 16 मान लिया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। कैसे, अणुद्रुत के लिए आपको सिर्फ एक याद रखना है, द्रुत, लघु, गुरु, ये जो है वो उससे ऊपर वाली संख्या को डबल कर करके आपके निकल आएंगे। ठीक है, बाकी रहा प्लुप्त। तो प्लुप्त कैसे आया भाई, 22 श्रुतियों में से हमने 12 को चुन लिया तो प्लुप्त हमको मिल गया, क्योंकि 10 की 10 जो थी वो लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद रहा काकपद। तो काकपद के लिए आपको काकू याद रखना है, और माइंड में ये भी रखना है कि सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपने पता लग जाएगा कि 12 के बाद तो 16 ही आएगा, क्योंकि 12 से संख्या माइनस नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस छोटे से आगे की तरफ है। ठीक है, और 6 हमारे पास है ही, और 12 से पीछे हम जा नहीं सकते, तो बस 16 इजीली हमारे माइंड में आ ही जाएगा। तो मैंने आपको मूल बता दिया, जैसे कि 1 2 4 8 12 16, और इसके नाम जो कि बताए वो है अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुप्त और काकपद। और अब इसके चिन्ह भी हैं। तो इसके जो चिन्ह है, अणुद्रुत का चिन्ह जो है वैसे तो मैं बोल के बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको एज इट इज याद हो जाए। वो अणुद्रुत के लिए जो है आप ए को जो है ना उल्टा कर दो। अब ए को उल्टा करोगे तो क्या निकलेगा, यू। तो बिल्कुल अणुद्रुत का जो चिन्ह है वो यू है। सो द्रुत को याद करने का भी एक तरीका है, जो कि द्रुत का जो डी वर्ड है ना उसके आगे आप ओ लगा दो, यानी कि डू। ठीक है, अब इससे क्या करना है, जो डू का डी है ना उस डी से हमको द्रुत याद रखना है। द्रुत क्या है, द्रुत मतलब दो, द्रुत दो। और रही ओ की बात, तो ओ जो है वो उसका सिंबल है। उसके बाद आता है लघु। तो लघु तो बहुत इजीएस्ट है, जो एल जो है ना, एल शेप का जो उसका नीचे का डंडा होता है ना उसको काट दो, मतलब जो एक बचेगा। ठीक है, एक, तो इसका जो चिन्ह है वो एक होगा। उसके बाद आते हैं गुरु की तरफ। तो गुरु के लिए मैंने याद किया था सिर्फ और सिर्फ जीएस। गैस क्यों याद किया, जीएस क्यों याद किया, तो बिल्कुल ये जो अभग्रय वाला मार्क है ना जिसको मैं एस बताना चाह रही हूँ, तो ये जो है ये गुरु का चिन्ह है। उसके बाद आते हैं प्लुप्त पर, जो कि 22 श्रुतियों में से जो कि 10 डिसअपेयर हो गई और हमको 12 मिल गई, क्योंकि वो लुप्त हो चुकी थी। तो प्लुप्त हमको एज इट इज मिला, जो कि 12 थी। तो उस 12 का जो है अगर हम प्लस कर ले, मतलब 12 में से जो 1 और 2 को अगर हम प्लस कर ले तो हमको मिलेगा 3। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा हमारे पास प्लुप्त का चिन्ह, जो कि है 3। ठीक है, अब रहा काकपद की बात। तो काकपद के लिए तो क्या ही कहें, काकपद के लिए बेसिकली मैंने के से छेड़छाड़ की थी, और के से छेड़छाड़ करके मुझे मिला क्रॉस। हॉरिकल अगर कोई कंटेंट अगर ऐसे देना है तो मैं बता भी देती हूँ आपको सीधा सीधा ये क्या है। तो अणुद्रुत का मूल 1 है, चिन्ह है यू। ठीक है, यू मतलब ऐसा यू बिल्कुल नहीं बना देना, थोड़ा चौड़ा वाला यू होता है वो। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने बनाए हैं इस तरीके के। जब हम स्वर बांधते हैं वो किस तरह का बनता है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और रही द्रुत की बात, तो द्रुत का जो है मूल 2 है और उसका जो चिन्ह है वो 0 है। और जो रही लघु की बात, तो लघु जो है उसका मूल जो है 4 है और उसका चिन्ह 1 है। जो गुरु है उसका मूल 8 है और चिन्ह है अवग्रह। और जो प्लुप्त है उसका मूल 12 है और चिन्ह है 3। और जो काकपद है उसका मूल 16 है और चिन्ह है क्रॉस। उसके बाद आते हैं इन 7 सप्त सुलादी तालों की तरफ। ठीक है, तो सप्त सुलादी तालों में जैसे हमने अभी जाना कि कर्नाटक की ताल पद्धति में मुख्य जो ताले होती हैं वो 7 होती हैं। तो जो 7 ये जो ताले हैं इनके नाम क्या है, तो इनके नाम जो है वो है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट और अट और एक।
ठीक है। ये सातों ताले जो है कर्नाटक मुख्य तालों में आती हैं। तो इनके नाम और इनके चिन्ह और इनकी कुल मात्राएं पूछी जाती हैं, और ये कैसे पूछा जाता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके चिन्ह क्या है। तो इसके चिन्ह जो है वो क्या है, वो है 1011, ठीक है। अभी जो मैंने 1011 बोला है ना, इसको जब भी ऊपर लिखवाया था आपको षडंग के बारे में, वहां से इसको मैच करो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग निकाल रहे होंगे इसका आंसर, क्योंकि षडंग जो मैंने आपको बताया वो ऐसे ही नहीं बताया था, हर चीज का मतलब है, तभी आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आंसर को अगर मैं लेकर कर बैठी रहूं कि कर्नाटक में तो भाई 7 ताले होती है, नाम लिखो बस छुट्टी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ध्रुव का चिन्ह मैंने आपको बताया विच इज 1011। सो 1 से हमको कुछ तो याद आएगा जो कि है लघु, 0 से याद आया द्रुत, 11 अगेन लघु, ठीक है। तो मैंने आपको इसका मूल भी बताया था, 1 इसमें 3 बार है, ठीक है, विच इज लघु मतलब क्या है, लघु 3 बार है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0 का क्या था, द्रुत था, तो द्रुत का क्या मान था, द्रुत का मान था 2, तो क्या हो गया 12 13 14, तो 14 मात्राएं निकल गई ना। तो बस ध्रुव का जो है जो चिन्ह मैंने आपको बताया, तो इन चिन्हों को याद करके षडंग की सहायता से आप जो है एज इट इज इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी के चिन्ह भी मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं मठ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि है 101। सो 101 का, जैसे कि 1 मैंने बताया लघु का है, 0 द्रुत का है, 1 अगेन लघु का है, तो इसका टोटल हो गया है 10। वैसे ही रूपक का क्या है, रूपक का 10 है, और इसका टोटल क्या होगा, टोटल इसका है 6। अब कोई ये ना कहे कि भाई 10 का 6 कैसे हो गया, अरे वो 10 चिन्ह है। चिन्ह किसके हैं, षडंग वाले चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है अवग्रह बना देते हैं, और अवग्रह बना के कभी हमको कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो 5 है कि ये तो अवग्रह है। एग्जामिनर इस तरीके से खेलता है। तो हमने ध्रुव कर लिया, मठ कर लिया, रूपक कर लिया, अब हम झंप करने वाले हैं। सो झंप जो है IUO, मैंने इसको इस तरीके से याद किया था, मतलब लघु, यू को आपको पता ही होगा ये अणुद्रुत का चिन्ह है, और ओ यानी कि एक तरीके का ये आपका द्रुत है, ओके। और फिर उसके बाद रहा त्रिपुट। तो त्रिपुट से मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे हमारा 3 ताल से जो हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि हम सबकी बहुत ज्यादा फेवरेट ताल वो रही है, सबसे ज्यादा यूजेबल ताल भी वही रही है, और सबसे ज्यादा लोग छोटा ख्याली गाते हैं। तो बिल्कुल, तो जहां हमको 3 ताल दिखती है तो हम क्या 100 on 100 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखना, 100 यानी कि लघु द्रुत द्रुत। उसके बाद आता है 8। तो 8 में याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, 1100 सिंपल, ठीक है। तो 1100 एज इट इज है। उसके बाद आता है 1। तो 1 में तो 1 ही है, इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं है। लेकिन 1 से आप यूं मत कर लेना कि हाँ 1 से 1 है, नहीं, 1 मतलब वो चिन्ह है। क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़ना है, सबसे पहले अच्छे से समझना है कि एग्जामिनर क्या मांग रहा है, वो चिन्ह मांग रहा है या वो उस चिन्हों के जो है मूल मांग रहा है, वो क्या चाह रहा है, तो उस हिसाब से ही आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये जो 1 है वो एक वाला 1 नहीं है, वो लघु वाला 1 है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल वे में बता देती हूँ, क्योंकि फ्रेंडली वे में बता दिया है ताकि आपको याद हो जाए, बाकी टेक्निकल वे भी बता देती हूँ। तो जो ध्रुव है उसकी जो मात्राएं है वो है लघु द्रुत लघु लघु। मठ की जो मात्राएं हैं वो है लघु द्रुत और लघु। उसके बाद है रूपक की मात्राएं, तो वो है लघु और द्रुत। उसके बाद झंप की जो मात्रा है वो है लघु, अणुद्रुत और द्रुत। त्रिपुट का मैंने आपको बताया 100 on 100 है, यानी कि लघु द्रुत द्रुत, ठीक है। 8 का मैंने बताया 1100 और 1 का बताया 1 है। तो ओके, तो इनकी अब मैं टोटल आपको मूल बता देती हूँ। ध्रुव का है 14 मात्रा, मठ का है 10 मात्रा, रूपक का है 6 मात्रा, झंप का है 7 मात्रा, त्रिपुट का है 8 मात्रा और 8 का है 12 मात्रा। वैसे ही 1 का है 4 मात्रा, ठीक है। उम्मीद है सब कुछ कवर हो गया होगा। उसके बाद अब आते हैं इसकी मेन हिस्ट्री की तरफ कि आखिर ये 3500 में कन्वर्ट कैसे हुई, मतलब 7 ताले इतनी सुंदर सुंदर थी, मतलब 35 बनी कैसे। 7 × 5 ये
35 बन गई। तो भाई ऐसे कैसे, क्या 5 आया होगा? तो बिल्कुल इसमें 5 जातियां एंटर की गई, वो थी चतुस्र, तीसरे, खंड, मिश्र और संकीर्ण। बेसिकली इसका सीक्वेंस मेरे हिसाब से तीसरे से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि वही मैंने बताया कि षडंग का जो हमारा सीक्वेंस था सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ आता हुआ, लेकिन यहाँ पे वो सीक्वेंस आपको बिगड़ता दिखेगा, क्योंकि सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो जाति के लिए आपको भटकाने की कोशिश की जा सकती है कि एक आपको सीक्वेंस दे देंगे और आप कहोगे नहीं सबसे छोटे से शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे छोटे से शुरू नहीं होता। जाति का सीक्वेंस जो है वो चतुर्थ से शुरू होता है, चतुर्थ, तीसरा, खंड, मिश्र और संकीर्ण। चतुर्थ यानी कि 4 मात्रा, तीसरा यानी कि 3, खंड यानी कि 5, मिश्र यानी कि 7 और संकीर्ण यानी कि 9। सो चतुस्र में जो है 4 है, वो तो पता लग ही रहा है, चतुस्र का 4, तीसरे का 3 एज इट इज दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खंड को कैसे याद रखे? तो खंड को बेसिकली मैंने अपने हाथों की 5 उंगलियों से याद रखा था, जिनका जो कहते हैं ना खंड, क्यों आखिर खंड? क्योंकि ये जो है ना 5 उंगलियां एक बराबर कभी नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने खंड के लिए जो है ना अपने हाथ को रिमेम्बर किया और मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो खंड का मान 5 है। और मिश्र के लिए मैंने याद किया था, मिश्र मतलब मैंने एज इट इज समझ लिया था कि मिश्रा जी 7वां नंबर, तो मैंने ऐसे इसको याद करने की कोशिश की थी कि कोई मिश्रा जी हैं वो 7 नंबर फ्लोर में रहते हैं, तो बेसिकली इस तरीके का एक निमोनिक मैंने बनाने की कोशिश की थी। रहा संकीर्ण, तो संकीर्ण के लिए मैंने 9, ये यहाँ पर ये आना बहुत इजी था, ठीक है, तो इतना बन गया, तो संकीर्ण के लिए क्या छोटी बात होगी, तो ये मैंने इस तरीके से याद कर लिया था, ठीक है, उम्मीद है आपको भी याद हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन नहीं, अब वो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो पूछते हैं, जिसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि तीसरे जाति की मठ ताल में कितनी मात्राएं होंगी? ठीक वैसे ही और बता देती हूँ, संकीर्ण जाति की एक ताल में कितनी मात्राएं होंगी? ठीक है, एक ताल वो हमारी वाली एक ताल मत लेके चले जाना, ये वाली जो अभी बताई थी। अब एक क्वेश्चन और है जिसको अब मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ, और पीछे के मैंने जो आपको बोले हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसका भी एक हैक है, वो हैक क्या है? वो हैक है कि जब भी कोई जाति किसी ताल के पीछे लगती है ना, तो लघु का मूल बदलता है, ठीक है। लघु का जो है, जैसे लघु 4 मात्रा है, अब अगर उसको पूछा गया है कि मिश्र जाति में जो है क्या है, तो लघु का मान 4 से हटके 7 में डाइवर्ट हो जाएगा। बताऊं कैसे? मिश्र जाति की रूपक ताल में कितनी मात्राएं होंगी? जो जैसे कि हमने देखा कि जो रूपक में जो है हमारे पास लघु और द्रुत है, ठीक है, और अभी मैंने बोला आपको कि लघु का मूल बदलेगा, तो कैसे बदलता है? अरे इजी है यार, लघु का हटा के, मतलब लघु का जो 4 था अब वो क्या हो गया, वो 7 हो गया है, ठीक है, और द्रुत का क्या था, द्रुत का 2 था, तो क्या मात्राओं में चेंज होगा? बिल्कुल, ये दिखेंगे वैसे ही, ठीक है, चिन्ह वैसे ही दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको? चिन्ह वैसे दिखेगा, सब कुछ वैसा दिखेगा, बस वो क्या बोल देगा कि मिश्र जाति की रूपक ताल की मात्रा बताओ। अब आप उसको डिकोड करके मत आ जाना, ठीक है। मिश्र का मतलब क्या बोला था? मिश्रा जी 7वां नंबर, यानी कि लघु का मूल बदलेगा तो उसकी मात्राओं में भी परिवर्तन होगा। संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में जो है कितनी मात्राएं होंगी? तो हमारे पास यहाँ पे 3 लघु हैं, तो 3 लघुओं को जो है हमें रिप्लेस करना है, किससे? 9 से। क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, आपसे जो है जातियों के आधार पर, क्योंकि सप्त सुलादी तालों से भाई साहब 35 ताले ऐसे ही बनी है, इसी तरह से बनी है, लघु का मान बदल बदल कर ही। आई थिंक अब आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं जो कि मैंने बनाया है। ध्रुव जो है ताल में जो है कितनी मात्राएं होंगी? संकीर्ण जाति से जो है ध्रुव ताल अगर बिलोंग करेगी तो कितनी मात्रा उसकी बनेगी? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी लघु का मान फ्लक्चुएट होगा। लघु हमारे पास 3 थे, जो कि 3 टाइम्स 9 आ जाने पर 27, और हमारे पास था द्रुत यानी कि 2 मतलब 29, तो इसका आंसर होगा 29, ठीक है। सो ध्रुव का जो है लघु का मान हमने इसमें बदल दिया था, जो कि पहले इसका जो है अगर नॉर्मली जो है ध्रुव ताल में जो है 14 मात्राएं थी, लेकिन अब उसमें जो है 29 मात्राएं हैं। कैसे? क्योंकि लघु का मान बदल गया, क्योंकि वो संकीर्ण जाति से जब मिला, क्योंकि संकीर्ण जाति का मान 9 है, और यहाँ पर हमारे पास 3 लघु थे, तो हमने जो है 3 टाइम्स 9 लिया, क्योंकि अणुद्रुत, द्रुत
प्लुप्त, काकपद, इन सब चीजों का कोई रोल ज्यादा नहीं है। फ्लक्चुएशन में इनका कोई रोल नहीं है। जहां पर भी जाति का मैटर आता है वहां पर लघु का मूल ही फ्लक्चुएट होता है और ऐसे ही आसानी से आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। मैं बस इतना ही सोच के चल रही हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने से हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, एक्टिवली सुने और एक्टिवली इसको नोट डाउन करें और बना के देखें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखना। वीडियो को दोबारा से रिवाइज करना है, क्योंकि ये एक बहुत अलग सी ट्रिक है, क्योंकि ये मैंने भी इस्तेमाल की है और बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो हम उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेते हैं, तो और ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है और चीज़ें हम बेहतर तरीके से समझने लग जाते हैं। तो वैसे ही आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना, हो सकता है आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और अगर उसके बावजूद आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं अपने डाउट्स, और मैं डाउट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू एंड वेरी ऑल द बेस्ट।